Good morning, friends. Welcome to our official YouTube channel बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट स्कूल। जैसा कि पिछले नॉवल पे हमने बात की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आज हम लेके आए थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचेबे की। काफ़ी ब्रिलियंट एक्सलेंट वर्क है चिनुआ अचेबे का। कई लोगों को कमेंट मैसेज बॉक्स में आ रहे थे और मुझे मैसेज भी किए कि सर थिंग्स फॉल अपार्ट की जो समरी है, इसकी हिस्टोरी है, आप हमें बताएं। इसके लिए मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ थिंग्स फॉल अपार्ट की। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस आपको तुरंत से तुरंत मिल सकें। जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, ये चिनुआ अचेबे का जब इन्होंने नॉवेल लिखा था तो उस समय पब्लिश जब करवाए थे 1958 में, तो उस समय इतनी फेमस नहीं हुई थी। बाद में इसकी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। आइए आगे चलते हैं, हम इसके थिंग्स फॉल अपार्ट पे बात करते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट अब जैसे देख रहे हैं, अब मेरा मानना है कि अगर किसी राइटर की अगर पिक देख ली जाए तो ज़्यादा दिमाग में वह ज़्यादा समय तक रहती है। जैसे चिनुआ अचेबे हैं, आप ध्यान रखिएगा, नाइजीरियन राइटर रहते हैं। बेसिकली नाइजीरिया से रहते हैं और ये नाइजीरियन राइटर रहते हैं, और वहाँ के जो आदिवासियों पर है इनकी स्पेशली कल्चरल बैकग्राउंड पे नॉवेल लिखते हैं। इनके आइए थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं क्या रहते हैं। चिनुआ अचेबे वाज बॉर्न इन 1931 इन नाइजीरिया। देखिए, नाइजीरिया में 1931 पैदा हुए थे। ही राइट डील विद द डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस की बातें करते हैं 20वीं सेंचुरी में। आइए इनका थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया, नाइजीरिया में पैदा रहते हैं। पब्लिश्ड थिंग्स फॉल अपार्ट हिज फर्स्ट नॉवेल, ध्यान रखिएगा इनकी पहली नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट होती है जो 1958 में आती है। सेकेंड पोइट प्रेजेंट थॉट हिज अबाउट इग्बो कल्चर, और इग्बो कल्चर से काफ़ी जुड़े रहते हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट अलग वर्क जो इसके थिंग्स फॉल अपार्ट के अलावा भी लिखते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट पहला वर्क रहता है 1958 में। नो लॉन्गर एट ईस्ट सेकेंड वर्क लिखते हैं 1960 में। द स्क्रिफेशियल ईग लिखते हैं अनदर स्टोरी 1962 में। एरो ऑफ गॉड 1964 में। ए मैन ऑफ द पीपल 1966 में। चिक एंड द रिवर 1966 में लिखते हैं। एंड गर्ल्स एट वार 1972। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क मैं बता दे रहा हूँ। द ड्रम एंड चिल्ड्रन स्टोरी 1977 में इनकी इंपॉर्टेंट वर्क है। आप यहाँ से इसको वीडियो पुश करके नोट भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं अब थिंग्स अपार्ट की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। आप पूरी स्टोरी देखिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी स्टोरी पूरी क्लियर हो जाएगी। बहुत प्यारा नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट। और इसकी बेसिकली जो राइटर चिनुआ अचेबे रहते हैं नाइजीरियन के, तो नाइजीरियन कल्चर भी मैं बता चुका हूँ कि इनकी भी सारे कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड चलते हैं। और जब इन्होंने यह नॉवेल को लिखना प्रारंभ किया था तो बेसिकली उस समय वहाँ के जो क्रिश्चियनिटी वहाँ पे दिन पे दिन बढ़ रही थी, उसको दिखा के कैसे क्रिश्चियन धर्म आदिवासियों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, उसका उन्होंने वहाँ पे दिखाया और उनका काफ़ी उस समय क्रिटिसाइज किए, लेकिन अब काफ़ी पढ़ा जाने लगा है। अब थिंग्स पार्ट पार्ट की बेसिक थीम क्या होती है, थीम पे अगर बात करेंगे तो इसकी बेसिकली 4 थीम्स रहती हैं। और थीम क्या, पहली थीम क्लैश बिटवीन इबो एंड इग्बो कल्चर एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। देखिए, जो क्लैश होता है इग्बो कल्चर एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को पहली थीम रहती है। दोनों टकराव, लास्ट में ओकोंको जब आता है तो वो एक ब्रिटिशर का सर बिहेडेड कर देता है। अब देखिए दूसरी थीम, ओकोंको प्रेजेंटेड ऑफ इग्बो कल्चर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इग्बो कल्चर। जो ओकोंको रहता है रिप्रेजेंटेटिव रहता है इग्बो कल्चर का। तीसरा थीम, स्ट्रगल हार्ड टू मेंटेन कल्चर इंटीग्रिटी ऑफ दिस पीपल अगेंस्ट ओवर द वेलिंग पावर ऑफ कॉलोनियल रूल। मतलब स्ट्रगल करते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए। और चौथा, कमिटेड सुसाइड, लास्ट में को सुसाइड कर लेता है। इस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। अब इस 4 थीम पे हमने बात कर ली कि थिंग्स से पॉल पॉट में 4 थीम की बात की गई, क्लैश, ओकोंको को रिप्रेजेंटेटिव, स्ट्रगल एंड कमिटेड सुसाइड की। अब आइए इस नॉवेल के कैरेक्टर पे बात करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें प्ले करते हैं। पहला देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, ओकोंको प्रोटोगोनिस्ट एंड फादर आता है। ठीक, ये फादर नोए और उसका फादर आता है नोए का। अब देखिए सेकेंड इम्पोर्टेंट करें उनको, जो फादर ऑफ ओकोंको रहते हैं, इक्विफाई रहती है,
ओकोंको की सेकेंड वाइफ रहती है। नोए ओकोंको डॉटर रहता है। ओबेरका ओकोंको की फ्रेंड रहती है। मिस्टर ब्राउन और स्मिथ ये ब्रिटिशर रहते हैं बेसिकली। अब इसके रिलेशन की बात करें तो मैं एक यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, आप इसको समझ जाइए कि कैसे कैसे ओकोंको सभी कैरेक्टर से रिलेटेड रहता है और किसका किसका क्या रिलेशन यहाँ पे रहता है। अब इसका अगर फैमिली ट्री की बात करें तो मैं आपको इसके फैमिली ट्री का भी स्ट्रक्चर आपके सामने रखना चाहूँगा। ये देखिए इसके फैमिली ट्री, ए ब्रीफ फैमिली ट्री ऑफ थिंक ए पाल पार्ट, जिसमें क्या अकबाला क्या होता है, चीके क्या होते हैं, आप इसको पुश करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कैसे वो ओकोंको रिलेटेड रहता है इक्विफाई से, फिर इचिनवा से कैसे रहता है, फिर नोए से क्या रहता है, फिर इक्मोफोना से जो अडॉप्टेड चाइल्ड रहता है अगले विलेज का, वो उसे कैसे वहाँ पे कैरेक्टराइज और इसको कैसे किया गया है, इस सब चीज़ को आप यहाँ पे देखिएगा। अगर ओकोंको की बात करें तो ओकोंको का फिगर ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रेंथफुल रहता है, बहुत पावरफुल रहता है। अगर उसके फिगर को देखिए आप, ओकोंको की स्ट्रेंथ क्या रहती है, हार्ड वर्कर रहता है, रिस्पेक्टेड रहता है और मटेरियल प्रोवाइडर रहता है। देखिए इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या रहती है, फियर ऑफ फेमिनिटी। देखिए फेमिनिटी डर लगता था, ब्लॉकेज ऑफ इमोशन था, इसको इमोशन क्योंकि मर्डर तो था ही, मर्डर कर चुका था। इमोशन जब इक्विफिना को वहाँ पे लेके जंगल में बिहेडेड करने के ले जाते हैं तो जंगल में उसको मरता हुआ छोड़ के चला आता है। इस तरह से उसको यहाँ पे वीकनेस पॉइंट भी कुछ यहाँ पे उसकी दिखाई गई हैं। आइए अब नॉवेल के स्ट्रक्चर पर बात करें तो नॉवेल जो टोटल 25 चैप्टर हैं, इस टोटल 25 चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब देखिए जो नॉवेल है पार्ट 1 में यूफिफिना गांव एक जहाँ रहता है, जो 9 कबीलों का संगठन है, वहाँ पे उसके बेसिक आरंभ नॉवेल की होती है। बीच में इसे 7 साल के लिए निकाल दिया जाता है, जो मेवेंटा की कहानी दिखाई गई और तीसरे पार्ट में पुनः अंत में जो एंड ऑफ द नॉवेल वो यूफिफिना में दोबारा वापस आ जाता है। तो फिर यूफिफिना में इस नॉवेल का अंत हो जाता है। तो इस नॉवेल में टोटल 25 चैप्टर है, आप ध्यान रखिएगा। मैं इस 25 चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके पूरी कहानी आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए कैसे इस कहानी का यहाँ पे शुरुआत होता है। पहले पार्ट में हम जब शुरुआत करेंगे पार्ट फर्स्ट में, तो पहले पार्ट में कहानी की शुरुआत इमोफिया एक गांव है, ठीक। इमोफिया गांव जो 9 छोटे छोटे कस्बों को मिला के एक इमोफिया गांव बना गया है। उसमें एक कैट नाम का रेसलर रहता है, वह अपने कबीले का बहुत शक्तिशाली रेसलर रहता है। उसे हराने के लिए ओकोंको और इसमें वो कंपटीशन किया जाता है और कंपटीशन में ओकोंको उसको हरा देता है और जिससे वहाँ पे ओकोंको को सब शक्तिशाली समझने लगते हैं और काफ़ी फेम नेम वहाँ पे प्राप्त कर लेता है। इसी दौरान उसके कबीले की एक महिला का बाज़ार में दूसरे कबीलों वालों द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर होने के बाद मीटिंग में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस कबीले की एक वर्जिन कन्या और एक लड़का इस कबीलों को देना होगा, जिसमें उस कबीले वाले राज़ी हो जाते हैं। जिसको वही लड़का जो इक्विफिना रहता है उसे वही अडॉप्ट करता है। इक्विफिना को वो केयर टेकर के रूप में ओकोंको को दे दिया जाता है इसको देखने के लिए। और उस लड़की को जो एक लड़की भी साथ में आती है उसको दूसरे कबीले वाले को दे दिया जाता है, जिसकी पत्नी को लोग दूसरे कबीले वाले हत्या किए रहते हैं। पार्ट वन में और ओकोंको के अदर कैरेक्टर जो ओनोको है उसके पिताजी को दिखाया जाता है कि वह कैसे फ्लूट के प्रेमी है, कैसे फ्लूट बताते हैं। उसमें पार्ट 1 में उसको दिखाया जाता है। उनके कैरेक्टर को इकबाला एक टर्म यूज होता है, जो अपने कर्तव्यों को थोड़ा सा इम्यूनाइजर होता है, शर्माने वाला, उसके लिए इकबाला टर्म यूज होते हैं। इकबाला बेसिकली उनके ओनोको उनके पापा के लिए ही यूज किया जाता है। और इस पार्ट 1 में जो उस कबीले का ओमिफिया गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी इजिडू रहता है, वह भविष्यवाणी करता है कि इक्विफिना को मारना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे समाज हमारे कबीले पर संकट आ जाता है और इसे मारने का काम वह ओकोंको को देते हैं। ओकोंको जब उसे जंगल में इविल फॉरेस्ट एक जंगल रहता है उसमें ले जाए रहते हैं, उसके साथ और भी कबीले वाले रहते हैं, तो उसका सर काट के वहीं पे हत्या कर देते हैं क्योंकि वो एज ए फादर रोल करता है। उसे इक्विफोना को बेटे की तरह ट्रीट करता है, तो वह सदमे से उसके खून का आरोप भी मर्डर कहीं ना कहीं अपने आप को मानता है। और इसके लिए एसेसिनेशन करने के बाद इक्विफिना को मारने के बाद उसे बड़ा काफ़ी गिल्टी फील होता है और वह अपने डिप्रेशन होकर अपने फ्रेंड
इरेका जो उसकी फ्रेंड रहती है उसके पास जाता है और उससे बताता है कि कैसे कैसे हम लोगों ने उसको मार डाला। तो उसके बाद में इरेका कहती है कि तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। इसमें एक और इम्पोर्टेंट घटना थी, जो उस कबीले का बुजुर्ग आदमी यूजेडू रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके मृत्यु समारोह में जब बंदूकों की सलामी दी जा रही रहती है तो ओकोंको के हाथों जब फायर करता है तो उसके सबसे बड़े बेटे उजुंडो के बड़े बेटे को इजुडो के बड़े बेटे को गोली लग जाती है, वो मर जाता है। मरने के बाद पूरे पंचायत ने फैसला सुनाता है, कबीले के नियम रहते हैं, जो सीनियर रहते हैं वो फैसला सुनाते हैं कि आपने मर्डर कर दिया, आपको क्या है कि अब यह गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। और यहीं ओकोंको अपने पूरे परिवार के लिए 7 साल के लिए उसे गांव से निकाल दिया जाता है। और 7 साल के लिए जैसे ही निकाला जाता है यहीं पे पार्ट फर्स्ट एंड हो जाता है। पार्ट टू में पार्ट वन में जैसे कि अंत में पढ़ा कि उसे 7 साल की एग्जाइल दे दिया जा रहा है, तो पार्ट टू में वो मेबांटा जहाँ पे उसके मदर के भाई यानी उसके मैटरनल अंकल यानी मामा रहते थे, वहाँ जाता है अपने बच्चों के साथ 7 साल के लिए। तो वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे उसके मामा उसको घर बसाने में, उसको रहने में काफ़ी मदद करते हैं। जो उचेंडू, उसके मामा का नाम रहता है उचेंडू, याद रखिएगा। उसके जो मैटरनल अंकल रहते हैं उचेंडू उसे घर बसाने में मदद करते हैं। उसे एक किस्तकार के पास ले जाते हैं और वहाँ पे उसे बीज मिलते हैं बोने के लिए कि कैसे फार्म किया जाता है, उसे सारी चीज़ें हुआ वहाँ पे बताते हैं। और 2 साल ऐसे बीत जाता है वहाँ पे। ओकोंको वहाँ पे भी जैसे अपने गांव में प्रसिद्ध हो गया तो वहाँ भी प्रसिद्धि पाने लगता है अपने मेहनत के बल पे। अब इसी 2 साल के बाद ओबेरका मेवांटा आती है उससे मिलने और बताती है कि हमारे विलेज में ब्रिटिशर आ गए हैं, वो क्रिश्चियनिटी धर्म को लेकर लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो ओबेरिका ये सब कहानी उसको बता कर अपने गांव वापस लौट जाती है। और कुछ दिन के बाद क्रिश्चियन मिशनरी के जो हेड रहते हैं, लीडर मिस्टर ब्राउन, वो भी मेवांटा में आते हैं 6 मेंबर के साथ और वहाँ के लोगों को बताते हैं कि भाई तुम्हारे भगवान से अच्छा हमारा भगवान है, हमारे धर्म को अडॉप्ट कर लो। इस बात को लेके ओकोंको काफ़ी क्रोधित होता है क्योंकि वो अपने कल्चर, अपने ज़मीन से नहीं छोड़ना चाहता है। और इस तरह से यहाँ पे पार्ट 2 का अंत होता है और उसके 7 साल का एग्जाइल पीरियड भी ख़त्म हो जा रहता है। पार्ट 3 में आइए देखते हैं कैसे वो अपने गांव में जाता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। पार्ट थर्ड में ओकोंको अपने गांव अपने फैमिली के साथ वापस आ जाया रहता है पूरा है अपने उसके गांव यानी इमोफिया में आने के बाद उसने देखता है गांव के लोग बदल चुके हैं, कई लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर चुके रहते हैं। उसे काफ़ी बुरा लगता है और इसी बीच उसने वहाँ पे कुछ लोगों को मिर्च के विद्रोह कर देता है, चर्च को आग लगा देता है। और क्योंकि क्रिश्चियनिटी के लोग चर्च में जाते हैं और चर्च के लोग को आग लगा देता है, जिससे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है काफ़ी अपसेट होता है। वह मिलने के लिए ओकोंको को बुलाता है, अपने मैसेंजर को भेजता है कि जाओ उसे बुला के लाओ। बट ओकोंको इतना कि अपने भाले से उसके गर्दन को काट देता है और उस मैसेंजर को मार देता है, जिससे काफ़ी विद्रोह फैल जाता है और काफ़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होने लगती हैं। कमिश्नर ओकोंको को गिरफ्तार करने के लिए कई लोगों के साथ वहाँ भेजता है। इस बात को उसको पता लग जाता है ओकोंको को और वह सरेंडर नहीं करना चाहता क्योंकि भाई वो डोमिनेंट रहना चाहता है, वो किसी के आगे झुकना भी पसंद नहीं करता है। तो वह अपने आप को सरेंडर ना करके अपने घर में जाता है और सुसाइड कर लेता है। और इग्बो कम्युनिटी में सुसाइड एक ऐसा जुर्म होता है, ऐसा पाप होता है जिससे उसकी बॉडी को कोई छूना नहीं चाहता, इवन इरेका उसके बच्चे भी नहीं, क्योंकि इस कम्युनिटी का रूल होता है कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो पापी होते हैं। और जब कमिश्नर आता है तो घर खोलता है तो देखता है ओकोंको की बॉडी ऊपर लटकी हुई है। तो इरेका बोलती है कि इसको कोई नहीं छुएगा, आप ही इसका अंतिम संस्कार कर दें। इग्बो कम्युनिटी ने उससे अपनी कम्युनिटी से निकाल देते हैं और उसका अंतिम संस्कार तक नहीं करते, इसलिए कमिश्नर उसकी बॉडी को उतारता है, इस संस्कार करता है। इस तरह से द थिंग्स अपार्ट और पार्ट जो फेमस नॉवेल उसका एंड हो जाता है। ओकोंको लास्ट में मर जाता है और यही इस नॉवेल की कहानी है।
ओकोंको वाइट पीपल क्रिश्चियनिटी के आगे नहीं झुकता, वो अपने कल्चर के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, बट जैसा कि वह सुसाइड कर लिया रहता है इसलिए उसकी कम्युनिटी के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यह जो थिंग्स ऑफ पार्ट है ये अंत होता है। चिनुआ अचेबे ने काफ़ी बेसिकली ग्राउंड लेवल डिस्कस किया है इसका। एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2000 का अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं बता देना चाहता हूँ यह शॉर्ट समरी, इसके आगे अगर आपको किसी अन्य टॉपिक से वीडियो पोइट्री ड्रामा चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।